हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व कर रहे थे नंबर सिस्टम के। इसके पहले हमने 40 नंबर तक प्रश्न करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 41 नंबर से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतया विभाज्य है। तो देखिए 12 से चेक करने का मतलब है कि 12 को हम ऐसे कर लेंगे, 3 और 4 में तोड़ लेंगे। 3 4 यानी सह अभाज्य संख्याओं में तोड़ सकते हैं किसी भी संख्या को, ठीक है ना। अगर सहअभाज्य संख्या में तोड़ लिया, अगर वो संख्या 3 से कटेगी और 4 से भी कटेगी, दोनों से कटना चाहिए तभी हम बोलेंगे कुछ संख्या 12 से भी हमारी कटेगी। ये डिविजिबिलिटी होती है 12 की। अब यहाँ पर देखिए 3 का रूल बहुत आसान होता है। सभी संख्या, जो भी संख्या हमारी होगी उसके अंकों का योग 3 से अगर कट गया तो वो संख्या 100% 3 से कटती है। तो इसको चेक करके देखते हैं। 4 4 8 7 15 4 19 और 20, इसका सम कितना आया? 20 आया है, जो कि हमारा 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पर इसको देखते हैं, 6 5 11 8 कितना होता है? 19, तो 21 21 8 29, यहाँ पर भी 29 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, 6 7 13 9 कितना होता है? 22, 3 25 4 29, ये भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। अब आप देख रहे हैं कि ए बी सी 3 ऑप्शन अगर नहीं कटे हैं तो श्योर है कि चौथा वाला ऑप्शन 100% कट रहा होगा। तो बस इसी को हम टिक कर देंगे। अगर 3 से अगर कट रहे होते, एक से मान लीजिए अधिक ऑप्शन, तो फिर हमें 4 से भी चेक करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमने जब देखा कि 3 से 3 ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो गए, तो 100% ये वाला देखिए 4 से तो कट ही रहा है। 4 से लास्ट के 2 अंक होते हैं, उससे चेक कर लेते हैं। चलो समझ गए होंगे। आगे ये लिखा हुआ, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए दिए गए ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब 3 तो अभाज्य होंगी। अब जो भी अभाज्य नहीं होगी वो किसी और संख्या से भी कट रही होगी। अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है? जो संख्या खुद से स्वयं से ही कटे या एक से कटे, एक से और स्वयं से कटे अभाज्य होता है। या जिस संख्या केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं या 2 ही फैक्टर संभव होते हैं, वो भी हमारा अभाज्य होता है। तो देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1001 जो लिखा हुआ है ना, ये वाला संख्या 1001 11 से हमारा कट रहा है। चार देख लीजिए, कट काट के 1001 इस तरीके से लिखा हुआ है। और 11 नहीं, क्या होता है? 99 होता है। यहाँ पर 10 में 9 गया, एक आएगा, फिर यहाँ पर एक आएगा। और ये देखिए 11 कम 11 कट गया ना, 0। तो आपने क्या देखा कि जो 11 है हमारा, ठीक है ना, 11 से जो 1001 हमारा कट रहा है, तो ये तो श्योर हो गया कि 1001 हमारा अभाज्य नहीं होगा। और यही पूछा गया था कौन सा अभाज्य नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन हो गया। बाकी ये संख्या जो लिखी हुई है 1301 1901, ये संख्या 1301 1301 से ही कटेगा, 1901 1901 से ही कटेगा, और 1601 1601 से ही कटेगा। तो तीनों हमारी BCD जो ऑप्शन दिए गए थे, ये हमारे कैसे हैं? अभाज्य में है। और ये हमारी कैसी संख्या? ये हमारी है, इसको हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना, भाज्य संख्या कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या है। देखो अभी इसके पहले चर्चा किया था, प्रश्न आ गया। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, ठीक है ना। 2 से अधिक गुणनखंड जिसके होते हैं वो हमेशा क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया भाज्य संख्या नहीं है, यानी अब हमें अभाज्य संख्या वाला बताना है। क्योंकि देखिए इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो भाज्य संख्या के काउंट में आ रहे होंगे, यानी वो 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रहे होंगे। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो केवल खुद की संख्या से ही कटता होगा, उसे हमें बताना है, यानी अभाज्य संख्या बताना है। तो देखिए 43 नंबर का देखिए, यहाँ पर देखिए 133 जो है हमारा 19 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, ये तो हमारा भाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं, अगला नंबर हमारा क्या लिखा हुआ है? 433। 433 की अगर हम बात करते हैं तो 433 हमारा अभाज्य संख्या होती है। कैसी होती है? ये अभाज्य संख्या होती है, याद रखिएगा। और ये संख्या जो है 433 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, खुद की संख्या से ही कटेगा 433 जो है, 433 से। और अगर हम बात करते हैं 533, तो 533 हमारा 13 से कट जाता है। अगर हम बात करते हैं 833 की, तो ये 17 से कट जाएगा। आप देख सकते हैं डिवाइड करके कट जाएगा। तो पूछा क्या गया था? कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या आप समझते हैं, परफेक्ट नंबर बताना है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। अब देखिए 5 वाला है, तो जैसे देखिए किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हमें करना है, मान लो 25 के स्क्वायर करना है, तो ट्रिक क्या होती है? पहले हम 25 लिख देते हैं, और ये जो 2 लिखा है ना, इसी के आगे एक नंबर जस्ट आगे वाला 3 होगा, 3 गुणे 2 यानी 625। ऐसे ही अगर हमें 35 का अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे लिखेंगे? पहले सबसे पहले 25 लिख देंगे, और ये जो 3 लिखा है इसके आगे वाला नंबर 4 होता है, यानी गुणनफल क्या होता है? 12 होता है। इसी प्रकार
जब हम और आगे नंबर बढ़ते चले जाएंगे 45 मान लीजिए, तो फिर से क्या करेंगे 25 लिख देंगे। 4 के आगे कौन सा नंबर होता है 5, यानी 5 चौको 20। ये हमारे सारे नंबर्स परफेक्ट नंबर में आते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे पता करते हैं। 12 लिखा हुआ है, 4 गुणे 3 होता है, 4 पंचे 20 होता है, और ये 6 सत्ते 42 ये भी बना लेगा, लेकिन 25 25 नहीं बना पाएगा। तो पूछा क्या गया था, कौन सी संख्या नहीं है, सीधे हम बता देंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 25 25 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। ये 5 अगर आखिरी में होता है तो उसकी ये ट्रिक होती है निकालने की तेजी से। चलिए, उम्मीद है समझ रहे होंगे। इसका बताइए। इसमें पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। अभी देखो, अभी पहले पूछा क्या गया था इसके पहले वाले प्रश्न में, वर्ग संख्या बताइए, बट यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कौन सी संख्या जो है वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए, वर्ग संख्या नहीं है तो इसे भी देखिए 5 में ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, ये वाली तो है। 8 सत्ते 56 होता है ना, ये वाला हो रहा है। 8 9 72 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 9 गुणे 10 ये भी हमारा हो जाता है। लेकिन 36 25 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हम बताएंगे, सी नंबर बताएंगे। 45 नंबर कौन सा ही होगा, सी नंबर हो जाएगा। सीधा से सीधा प्रश्न था, कोई कठिन नहीं था। आगे देखिए, पूछा गया है 49 की पावर 15 माइनस 1 को निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतया विभाज्य भाग दे सकती है। अब देखो, इस तरीके के सवाल जब आते हैं तो हमने कई बार बताया है कि जब a की पावर n और माइनस बी की पावर n अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये n हमारा कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। n हमारा विषम होना चाहिए, तो ये संख्या हमेशा a माइनस बी से विभाज्य होती है। हमेशा क्या होती है, a माइनस बी से विभाज्य होती है। अब यहाँ पर 49 की पावर 15 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। एक की पावर कोई लगाने से उसके मान में फर्क नहीं पड़ता है, एक है तो एक ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा विषम हो गया ना पावर, तो ये हम सीधे बोल सकते हैं 49 माइनस 1 यानी 48 से हमेशा विभाज्य होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से अगर यहाँ पर मान लीजिए सम संख्या होती तो फिर किससे चेक करते, ये भी आप समझ लीजिए। अगर मान लेते यहाँ पर अगर a की पावर n और माइनस बी की पावर n, मान लो अगर प्रश्न अगर आ गया तो कैसे करेंगे, देखो ये भी समझ लीजिए। तो फिर वो दोनों से चेक करना पड़ता है। जैसे a की पावर n मान लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर a की पावर n और b की पावर n, अगर n मान लीजिए क्या है, सम है। n अगर सम है तो वो a प्लस बी भी हो सकता है और a माइनस बी भी हो सकता है। उसमें दोनों मतलब हमारे चेक करना पड़ेगा, योगफल भी हो सकता है या अंतर भी हो सकता है। लेकिन अगर पावर मान लीजिए विषम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका हमेशा a माइनस बी से ही होगा। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए प्लस अगर बना होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस बना होता और फिर विषम पूछता, तो फिर वो a प्लस बी से होता। किससे होता, a प्लस बी से। विषम वाले में देखिए, अगर प्लस दिया है तो प्लस लगा देंगे, माइनस दिया होगा माइनस। सम वाले में दोनों चीजें आ जाती हैं, जोड़ने से भी आएगा और घटाने से भी आएगा। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। फार्मूले बेस्ड है और कोई नया चीज नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय भोज में उपस्थित लोगों में से 1/5 लोग फ्रेंच पुरुष थे। यदि भोज में फ्रेंच महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी और भोज में और कोई भी फ्रेंच नागरिक उपस्थित नहीं था, तो भोज में गैर फ्रेंच लोगों का हिस्सा कितना था। देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल हो, फ्रैक्शन में नंबर दिया हो, तो सबसे पहले इनके जो हर में नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इनको गुणा करके या इनका एलसीएम लेके हम ये मान लेते हैं कि टोटल लोग कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे 3 करेंगे तो आएगा 15। हमने मान लिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय भोज हो रहा था उसमें उपस्थित लोगों की संख्या कितनी थी, 15 थी। अब प्रश्न पढ़िए, एक अंतर्राष्ट्रीय भोज में उपस्थित लोगों में से 1/5 लोग फ्रेंच थे, यानी 15 टोटल थे ना। 15 में से अगर 1/5 लोग अगर फ्रेंच पुरुष थे तो 15 का 1/5 कितना होता है, 3। हम कह सकते हैं 3 हमारे कैसे थे, ये फ्रेंच पुरुष थे। कैसे थे, फ्रेंच पुरुष थे। ठीक है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है, यदि भोज में फ्रेंच महिलाओं की जो संख्या है फ्रेंच पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी, यानी जो फ्रेंच पुरुषों की हमने संख्या 3 निकाली है, इससे क्या है 2/3 ज्यादा थी। तो देखिए 3 का 2/3 कितना होता है, आप कहेंगे 2 होता है। 3 का 2/3 क्या होता है, 2 होता है। यानी 3 तो है ही, 2 ज्यादा है। यानी टोटल हमारी, अगर हम फ्रेंच महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, फ्रेंच महिलाओं की अगर बात करते हैं, तो इनकी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3। तो ये पुरुष के है ही बराबर, 2 और मतलब एक्स्ट्रा कह रहा है ना कि इसकी 2/3 ज्यादा है, यानी 3 2 5, कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। अब आप बताइए कि फ्रेंच महिलाएं 5 हैं, पुरुष हमारे कितने थे, पुरुष हमारे 3 थे।
तो 5 3 8 तो हो चुके हैं, अब बचे कितने? अब बोला गया जो भोज में गैर फ्रेंच लोगों का हिस्सा, तो इसका मतलब 5 3 8 हो गए, बचे हमारे पास है कितने? 7 लोग। टोटल हमारे पास कितने थे? 15। तो यही आंसर हो जाएगा 7/15, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है तीन निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है, इन तीन संख्याओं में अधिकतम संख्या क्या होगी? देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो, तीन संख्याओं की बात कह रहा है, चलो तीन संख्या हमने इस तरीके से लिख लिया। कह रहा है इनका जो जोड़ है 87 है। देखिए जब योग दिया हो और जितनी संख्या उससे भाग कर देते हैं तो हमेशा बीच वाली संख्या निकलती है, यानी ये वाली संख्या हमको पता चल गई। इसके आगे वाली संख्या 30 रही होगी, इसके पहले रही होगी 29। बड़ी संख्या पूछा गया 30, छोटी पूछता तो 29, सॉरी यहाँ पर 28 आएगा। छोटी संख्या पूछेगा तो 28 बता देंगे, बड़ी पूछेगा तो 30। अंतर भी पूछ सकता है सवाल में कि पहली और तीसरी के बीच अंतर क्या है, या पहली दूसरी तीसरी का कुछ भी पूछ सकता है, हम बता देंगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है, तो 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिलीलीटर होगा? अब देखिए कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लीटर लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? घन मिलीलीटर। मिलीमीटर लिखा हुआ है, देखो मिलीमीटर लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 लीटर, देखिए इस लीटर को पहले ऐसा करते हैं, ये लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो एक फार्मूला और होता है, आपको पता होगा। 1 लीटर में हमारे कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में हमारे 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 लीटर लिखा है, यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये दिया हुआ है 1 लीटर। 1 लीटर बराबर क्या दिया हुआ है? 1 किलोग्राम के बराबर दिया हुआ है। चलिए 1 किलोग्राम के बराबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 किलोग्राम के बराबर हमें पता है। अब इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 किलोग्राम बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर। अब 1 लीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोग्राम, 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम तो क्वेश्चन में गिवन है। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या आ गया? 1 लीटर, और 1 लीटर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 लीटर, हाँ ठीक है। तो 1 किलोग्राम बराबर हम क्या लिख दिया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि लीटर में आंसर नहीं आ रहा था ना, घन मिलीमीटर में आ रहा था, इसलिए हमने ऐसा किया। अब 1 किलोग्राम पता हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये देखो सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको ऐसा करते हैं मिलीमीटर क्यूब में बदल लेते हैं। तो देखिए 1 मिलीमीटर, यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर क्यूब लगा है, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 1 किलोग्राम बराबर हम लिखना चाहें तो देखिए 1000 तो है ही, और यहाँ पर देखिए 3 जीरो हमारे और बढ़ जाएंगे, और ये हमारा आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। किस में आ गया? मिलीमीटर क्यूब में। इस तरीके से 3 जीरो इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ये क्यूब में था, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो क्यूब करना पड़ेगा, तो 3 जीरो यानी 1000 से और मल्टीप्लाई करा देते हैं, इतना आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया था? 0.1 ग्राम में पूछा गया है, तो इसको हम और लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम का मतलब हमारा क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। यानी हम कह सकते हैं 1000 ग्राम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? कितने जीरो थे? 3, यानी इधर थे 3, इधर 6 जीरो थे। लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो थे। ये हमारा क्या था? mm क्यूब था, mm क्यूब, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 3 यहाँ से, यानी हम कह सकते थे 1 ग्राम बराबर कितना आ गया? 1000 मिलीमीटर क्यूब आ गया। तो 1000 मिलीमीटर क्यूब आ गया, और 0.1 पूछा गया, यानी इसी 1000 में से 0.1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 मिलीमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या पूछा गया था? कितने मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा? घन मिलीमीटर है ना, घन का मतलब क्यूब होता है। बस समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, बस इस तरीके से आपको लगाना था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेष 3 रह जाता है, उसी संख्या के वर्ग को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए जब भी इस टाइप के सवाल हुआ करे तो पहले वाले शेषफल को देखिए, पहली जो कंडीशन में लिखा होता है उसका जो शेषफल है उस पर हम पहले से कंसंट्रेट करते हैं कि शेष 3 रह जाता है। आगे लिखा हुआ उसी संख्या का वर्ग। अब देखिए संख्या का वर्ग बोला है, अब 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग देना किस में देंगे? जो पहला वाला शेष था ना उसी में देंगे। लेकिन अगर वर्ग बोला है तो पहले वाले शेष का वर्ग कर देंगे, अगर घन बोलेगा तो क्यूब कर देंगे।
जो भी बोलेगा वैसे ही कर देते हैं। वर्ग बोला है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। अब भाग कर देंगे, 5 एकम 5, और यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 4। इस तरीके से डायरेक्ट लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ ना बोलता तो डायरेक्ट हम 5 का भाग 3 में दे देते, तो आंसर हमारा क्या आता, 3 आ जाता। लेकिन यहाँ वर्ग बोला है, तो वर्ग बोलेगा तो पहले वाले शेषफल का वर्ग कर देंगे, फिर जिस संख्या से बोलेगा उससे भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है किसी संख्या का 1/4 भाग अगली संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है, संख्या बताइए। चलो इसको बेसिक से लगा लेते हैं। मान लेते हैं संख्या है, इसका 1/4 जो है, अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या x+1 होगी, x+1। अगली संख्या के 1/5 भाग से कितना अधिक है, 3। जैसे बोला देखो वैसे कर दिया। एक संख्या थी, उसका 1/4 अगली संख्या यानी x+1, संख्या के आगे कोई नंबर रहा होगा, अगली संख्या, ठीक है ना, उसके बाद इसका 1/5 से 3 अधिक है। अब इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको ऐसा करते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, x/4 है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, x+1 अपान कितना आएगा, 5, ये माइनस में रहेगा। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल में 3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 5x आ जाएगा, कितना आएगा, 5x आएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 4, बराबर में कितना रहेगा, 5 चौको 20, तिरका 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x बराबर, ये इधर जुड़ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 64। तो देखिए 64 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बी नंबर। इस तरीके से आपको लगाना था तेजी से, कोई दिक्कत नहीं, लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है, 10वें स्थान का अंक 2 है, तो 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का आधा है, यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी। अब देखिए यहाँ पर बाई ऑप्शन से लगा सकते हैं तेजी से। यहाँ पर बोला है 10वां अंक क्या है, 2 है, 2 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सभी जगह है। चलो आगे देखते हैं। 100वें स्थान का अंक जो है इकाई के स्थान का आधा है, यानी जो सैकड़ा में लिखा है वो इकाई का आधा है, यानी 8 का आधा 4 है, 6 का आधा 3 है। यहाँ तो कहीं हो नहीं रहा है, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। चलो इन दोनों ऑप्शन में कोई ना कोई एक होगा, लेकिन आगे और लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात इन्होंने पहले ही बोला था कि 3 अंकों वाली संख्या उलटने पर मूल संख्या से इतना अधिक होना चाहिए। चलो हम 428 को ही चेक कर लेते हैं। अगर 428 है, इसको उल्टोगे तो कितना आएगा, यानी 428 को उलट दोगे तो 8 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, ये 800 कितना आएगा, 24। और संख्या अगर हमने ये लिया है तो 428 घटा के देखिए क्या 396 आया। अगर आ गया तो सही है, 14 में 8 गया 6, 11 में 2 गया 9, 7 में 4 गया 3, बिल्कुल सही आ रहा है। तो बस यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम चेक करके ऐसे तेजी से बता सकते हैं, विदाउट मतलब लगाए, बाई ऑप्शन से तेजी से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया है 222.01 का वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, दशमलव तो हमें पता है एक अंक के बाद लगेगा। ये मान लेते हैं 22,201 लिखा हुआ है, वर्गमूल निकालिए। अब बाई ऑप्शन की तरफ देखते हैं। देखो अगर 150 मान लेते हैं पूरा पूरा होता, तो 15 के स्क्वायर 225 होता है, डबल जीरो आता। तो इसका मतलब 15 यानी 150 से थोड़ा सा पहले कोई नंबर रहा होगा। तो देखो यही पर, यही नंबर से हम गेस कर लेते हैं 149। 149 गुणे 149 करेंगे तो 22,201 आएगा। वैसे भी चेक कर सकते हैं, 9 का मल्टीप्लाई लास्ट में 9 में होगा, 9 ने क्या होता है 81 आएगा, लास्ट में देखो 1 आ रहा है। यहाँ 3 3 9, 7 7 49, और ये 141 बहुत कम नंबर लिखा था, इसलिए ये हो नहीं सकता था। तो सीधे हम ऑप्शन से ही चेक करके बता देंगे कौन सा नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है n के कौन से सकारात्मक पूर्ण मूल्य के लिए 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर n एक संपूर्ण वर्ग होता है। अब देखो ऐसा सवाल जब पूछेगा तो इसको बाई ऑप्शन से ही लगाना है, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए n की जगह पहला ही ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, 12। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पूर्ण वर्ग संख्या बनती है कि नहीं बनती है। तो देखिए 2 की पावर 8 लिख लेंगे, 2 की पावर 11 लिख लेंगे, यहाँ पर अगर हमने लिया है 2 की पावर कितना, 12, ठीक है ना। इस तरीके से आप चाहे तो 2 की पावर 8 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आएगा 1 प्लस 2 की पावर कितना आएगा, 3, अब प्लस 2 की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना होता है, 16, और यहाँ पर कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 8 24 1 25, यानी इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 की पावर 8 इंटू 25। अब देखिए इसका अगर वर्गमूल अगर निकाला जाए तो टूट जाएगा, 2 की पावर 4 में आएगा, ये 5 में आएगा।
2 की पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 इंटू 5, ठीक है ना, 80 आएगा। 16 पचाए 80, यानी 80 तो आया ही है और इसका भी। फिर एक बार ये मल्टीप्लाई करोगे यानी कितना आएगा, 6400। देखिए 6400 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लीजिएगा। तो ये 6400 हमारा कैसा है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। बस यही हमारा ऑप्शन से चेक करके सीधे बता देंगे, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। इस तरीके से लगाना पड़ेगा इसे, और कोई ऑप्शन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, एक संख्या का तिगुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, बताइए वो संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक संख्या का तिगुना है उसके 1/3 से। चलो संख्या हमको नहीं पता, हमने मान लिया संख्या 3 है। एक संख्या का तिगुना क्या होगा, इसका 3 गुना 9 होगा। एक संख्या का तिगुना इसके 1/3 से, यानी 3 का 1/3 क्या होता है, 1 होगा। 1/3 कह रहा 24 अधिक है, जबकि हमें तो दिख रहा है कि 8 अधिक है। कितना अधिक है, 8 अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा है 24 अधिक है, यानी यही 8 जो है कह रहा है 24 अधिक है, यानी कितने गुना है, 3 गुना। जब ये 3 गुना है तो संख्या भी हमारी 3 गुना होगी, यानी कितना आंसर आना चाहिए, 9। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी नंबर। इस तरीके से आप लगा सकते हैं तेजी से। आगे देखते हैं। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई कठिन नहीं था। चलिए यहीं तक है। और इसके बाद जो अभी एक क्वेश्चन से एक पार्ट हमारा और बचा हुआ है, वो अगले मतलब कल करा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि नंबर सिस्टम के जितने भी मतलब क्लास हुए हैं प्ले लिस्ट में सब पड़े हुए हैं। जो भी लोग नए हैं, ये पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और प्ले लिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो आप देख सकते हैं, सब हमने वहाँ पर बना दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलेंगे।